नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। आप जो जानते हैं, हम यूपी PCS का टेस्ट कर रहे थे और ये टेस्ट दूसरा है, किसका है, नेक्स्ट IAS का है। ठीक है, और इसमें इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, जो भी मैंने अभी तक टेस्ट कराया है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इसमें आपको जो नए उनके बता दूँ कि जितने भी टॉपिक है उनको सबको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि आपको आंसर बता के आगे बढ़ जाएंगे। हर एक टॉपिक को और हर एक पॉइंट को अच्छे से बताया जाता है, ताकि आने वाले एग्जाम में मान लो वहाँ से कहीं उनको कोई टॉपिक आ जाता है तो आपको क्वेश्चन करने की स्थिति में हो वहाँ पे। ठीक है, PDF अगर आपको इसको चाहिए हुई तो टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे बहुत सारे अपडेट होते दिए जाते हैं और वहाँ से मिल जाएगा PDF। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गए हुए। भारत में पाषाण युग के उपकरण की खोज का सबसे पहले किसने की थी? इंडिया में जो पाषाण युग का जो खोज हुआ, ठीक है, तो उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, मार्टिमर व्हीलर ने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था, या फिर HD संकल्ला ने किया था। ठीक है, आए बहुत लोग इस क्वेश्चन का आंसर तो जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते तो भी आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक बताया जाएगा ही। तो पहले पाषाण युग की बात कर लेते हैं। ठीक है, पाषाण युग या पूरा पाषाण युग दोनों कह सकते हैं। ठीक है, मानव इतिहास में ये सबसे शुरुआत की अवस्था रही थी। ठीक है, मतलब सबसे पहला काल कौन सा था? पाषाण काल ही आया था। इसमें क्या होता था कि जो पत्थर और औजार और शिकारी वगैरह पत्थर के औजार बना के क्या करते थे और अपनी जीवन चर्चा चलाया करते थे। और यह लगभग यह युग 20 लाख वर्ष पहले का माना जाता है, पाषाण युग का। ठीक है, कितने वर्ष पहले? 20 लाख वर्ष पहले। ठीक है, पाषाण युग का समय माना जाता है। और रही बात, पूछा क्या गया है कि इस उपकरण की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। ठीक है, और ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इनको ये मिला था, कहाँ से मिला था तो ये भी जरूरी है। तो ये तमिलनाडु में से मिला था, तमिलनाडु के पल्लवरम पूर्व से ये मिला था। ठीक है, पहला हथियार कौन सा था? हैंडेक्स था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इससे संबंधित, तो बता दिया। आगे चलते हैं। मेहरगढ़ स्थल निम्नलिखित में से किसका सबसे प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? जो मेहरगढ़ स्थल है वो इनमें से सबसे पहले किसका प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? शैल चित्रों का, गड्ढा आवास का, कृषि और पशुपालन का, या फिर धातु के औजारों के उपयोग का? ठीक है, तो ये किसका प्रदान करता है? तो ये कृषि और आवासों, जो रहने के पशुपालन है उसके साथ प्रमाण वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मेहरगढ़ में जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आपका इस समय जो मेहरगढ़ है वो स्थित है। ठीक है, और ये दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीनतम नवपाषाण काल है, जो कि 7000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहाँ पे जब खुदाई हुई तो यहाँ से अनाज को रखने वाले जो गोदाम हुआ करते थे वो मिले, मिट्टी की बहुत सारी मूर्तें मिली, गेहूँ, जौ, खेती और भेड़, बकरी, गाय वगैरह पालतू पशुओं के भी अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक है, आगे चलते हैं। महमूद गजनवी के समय में रचित फारसी महाकाव्य शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है? अल बेरूनी है, उतबी हैं, या फिर फिरदौसी हैं, या फिर अमीर खुसरो हैं? ठीक है, शाहनामा के लेखक कौन है? तो ये फिरदौसी हैं। ठीक है, कौन है? फिरदौसी हैं। अब फिरदौसी के बारे में थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है। तो फिरदौसी कौन था? फिरदौसी एक फारसी कवि था। ठीक है, और उसने ही ये जो शाहनामा है इसकी उसने रचना की। ठीक है, शाहनामा का वैसे वास्तविक अर्थ क्या होता है कि राजाओं की पुस्तक। ठीक है, राजाओं की पुस्तक। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। और यह लगभग 50,000 से अधिक पदों में ये ग्रंथ रचित है। और जो ईरान के पौराणिक कथा हैं और ऐतिहासिक अतीत का भी इसमें वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, जो शाहनामा है ये फारसी, संस्कृत और गौरव का पहचान का प्रतीक हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नवपाषाण संस्कृति के प्रसिद्ध राख के टीले किस स्थान से जुड़े हुए हैं? भीम बेटका से, संगन कल्लू से,
आदमगढ़ से या फिर बुर्ज होम से, ठीक है। तो नवपाषाण संस्कृति के जो राख के टीले हैं वो किस स्थल से जुड़े हैं, ठीक है। तो वो संगन कल्लू से जुड़े हैं। कहाँ से जुड़े हैं? संगन कल्लू से जुड़े हैं। अभी संगन कल्लू कहाँ है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में कर्नाटक में, वर्तमान में कर्नाटक में है, ठीक है। संगन कल्लू कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। संगन कल्लू कहाँ पे? कर्नाटक में है। और यहाँ से गोबर, हड्डियाँ, घरेलू कचरा जलाने के बहुत सारे अवशेष भी मिले हैं। तो राख के टीले का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है, जो कि संगन कल्लू से। अगर यहाँ पे कर्नाटक दिया होता तो भी आप कर्नाटक टिक कर सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल से जोते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं? रोपण से, बनावली से, कालीबंगन से या फिर धौलावीरा से मिले हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं साक्ष्य, ठीक है। साक्ष्य वहाँ से मिले हैं कि हल से जोते जाए गए खेत वहाँ भी देखने को मिले हैं। कालीबंगन एक्चुअली में है कहाँ? तो ये आज के राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है, ठीक है। और ये हड़प्पा स्थलों में से ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल भी है। और यहाँ पूर्व हड़प्पा और भी बहुत मजबूत हुआ, ठीक है। बहुत सारी परतें यहाँ पर मतलब खोजी गई हड़प्पा कालीन की। और ये स्थल थे जो कि जोते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। और इसे जो क्रॉस करके इसको बनाया गया था, यानी कि आड़ा तिरछा खेत जोते जाते थे। और यह जो है, जो कि कृषि से सबसे प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाणों में से एक माना जाता है अभी तक के इतिहास में, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ें मिली हैं, जैसे कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, अग्नि देवता अग्निवेदी जो होती है वो मिली है, और मृदभान भी पाए जाते हैं। मृदभान तो आम बात है, कई जगह से मिले हैं, लेकिन यहाँ से भी अच्छे खासे मात्रा में मृदभानों की संख्या इतिहासकारों को प्राप्त हुई है। हड़प्पा के लोग कृषि, सिंचाई, भूमि वगैरह की तैयारी करके उनसे खेती वगैरह करते थे और अपना जीवन चलाते थे। तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। चोल प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विचार करने के बाद इसमें से क्या बताना है कि सही कौन सा है, ठीक है। सही कौन सा है? चोलों के पास एक संगठित स्थानीय स्वशासन प्रणाली हुआ करती थी। तो जी बिल्कुल हुआ करती थी। ग्राम सभाओं को मंडपम कहा जाता था। जी नहीं, ग्राम सभाओं को क्या बोले? मंडपम कहा जाता था, मंडपम नहीं कहते थे, ठीक है। ग्राम सभाओं क्या कहते थे? चलो इसको पे क्वेश्चन पढ़ते फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। चोलों के पास एक विशाल अस्थायी नौसेना हुआ करती थी। तो नौसेना तो उनके पास हुआ करती थी, लेकिन ये वाला गलत है। क्यों गलत है वो बताऊंगा मैं। तो इसे इसका आंसर अगर देखें तो 1 और 3 सही है, बाकी 2 वाला गलत है। तो 1 और 3 कहाँ पे हैं? तीसरे ऑप्शन में, सी आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अब रही बात कि ग्राम सभा को मंडपम कहा जाता था, क्यों क्या कहा जाता था? तो जो ग्राम सभा स्तर पर स्वशासन होता था उसमें क्या थी शासन व्यवस्था, जैसे कि सभाएं होती थी, ब्राह्मणों के लिए ग्राम हो दिया जाता था, ठीक है। और जो गैर ब्राह्मण थे उनको भी दिया जाता था, ठीक है। और ये जो संस्थाएं थी वो कर द्वारा और न्याय संसाधनों के प्रबंधन इसमें हुआ करता था, ठीक है। तो ये मंडपम नहीं कहते थे इसको, ठीक है। और वैसे मंडपम का शब्द जाने तो प्रांतीय इकाई होता है, ठीक है, ना कि ग्राम सभा होता है। क्या होता है? प्रांतीय इकाई कहते हैं, प्रांतीय इकाई, ठीक है। तो इसलिए गलत है, बाकी और सही है। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विचार करने के बाद जो सही कथन होगा उसको बताना है। उन्होंने भू राजस्व में पट्टा प्रणाली की शुरुआत की थी। उन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये तो करवाया था। और उन्होंने चौथा का युद्ध हुमायूं के ने पराजित करके मार डाला था। ये गलत है। उन्होंने भू राजस्व पट्टा प्रणाली की शुरुआत किया था। तो बिल्कुल ये और ये 2 सही हैं, बाकी तीसरा गलत है। तो 1 और 2 सही हैं, बाकी तीसरा गलत है। अब क्यों गलत है? तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि जो चौसा का युद्ध हुआ था वो शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, न कि मारा था, ठीक है। मारा नहीं गया था। उन्होंने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके मार डाला था। तो यहाँ जो मार डाला लिखा हुआ है यही गलत हो जाता है, ठीक है। हराया था ना कि मारा था, तो इसलिए गलत हो जाता है। आगे चलते हैं।
भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही कूट का प्रयोग करके आंसर देना है। इसने अभिजात वर्ग और आम लोगों के बीच खाई को पाटने में प्रयास किया, मतलब खाई की जो थी वो भरने में प्रयास किया, तो बिल्कुल सही है। इसने मूर्ति पूजा और अनुष्ठानों को सख्ती से अपनाने की वकालत की, तो अपनाने की वकालत तो नहीं की थी, ठीक है। जो भक्ति आंदोलन है उसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत है। इसने भक्त के लिए अस्थायी भाषाओं को प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो भक्ति के लिए अस्थायी भाषाओं का भी प्रोत्साहन किया था, तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन ये गलत है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 होना चाहिए। अब ये गलत क्यों है तुमने बता दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन होना जरूरी है। तो अगर भक्ति आंदोलन की पहले बात करते हैं तो ये लगभग 7वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के आसपास तक ये रहा और काफ़ी परिवर्तन भी हुए इससे। सामाजिक जीवन हो चाहे धार्मिक जीवन हो, भक्ति आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा भिन्नता देखने को आई। और अगर व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इसमें ईश्वर की भक्ति, जातिवाद का विरोध किया, कर्मकांड और पुरोहित वर्गों के भी प्रधानता के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी इस आंदोलन के माध्यम से। और प्रमुख जो आंदोलनकारी हुए कबीर, मीरा, तुकाराम जैसे संतों ने स्थानीय भाषाओं में अपने उपदेश देने आम जनता तक उपदेश पहुँचाया, क्योंकि स्थानीय भाषाओं में अगर नहीं देंगे तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली थी, ठीक है। और कुछ संत मूर्ति पूजा के समर्थक हुआ करते थे और अधिकांश भक्ति संतों ने मूर्ति पूजा और अनुष्ठानों का भी नकारा था, यानी कि दोनों ही सही था, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। उसने मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए ऐसा किया था, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। सही वैसे ये है, लेकिन ये इसके एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो नहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। और अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये 1325 से लेकर 1351 तक ये रहता है, ठीक है। इसका संकल्प चलता है। और इसने जो राजधानी थी दिल्ली से दौलताबाद तो स्थानांतरण किया था, और मुख्य उद्देश्य था कि जो दक्षिण पर नियंत्रण और प्रशासनिक इकाई कारण इसने ऐसा किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है, बिल्कुल की थी। अकबर ने किया था। वह नागरिक और सैन्य सेवाओं का केंद्रीकरण करना चाहता था, तो बिल्कुल ये भी करना चाहता था। तो इसका मतलब ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन भी सही है और वो भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में शुरुआती तुर्की आक्रमण, खासकर महमूद गजनवी के आक्रमण को सफलता का मुख्य कारण क्या रहा था? लोहे के हथियार का इस्तेमाल, सेना का वर्चस्व, भारत राजनीतिक एकता का अभाव, या फिर धार्मिक कट्टरता, ठीक है। सफलता का मुख्य कारण क्या रहा था? तो ये था भारत में राजनीतिक एकता का अभाव काफ़ी ज़्यादा उस समय था, ठीक है। उस समय क्या था कि जो महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय भारत लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी की बात है ये, और उस समय कई छोटे छोटे राज्य भी आपस में विभाजित थे, जैसे कि राजपूत अलग थे, पाल अलग थे, परमार भी अलग थे, ठीक है। और ये आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे। और इसी तरह से बाहरी लोग जो थे कि ये गजनवी हो गया, तो इसने देखा और इसी चीज़ का इसने फ़ायदा उठाया, और इसकी सफलता का सबसे मुख्य कारणों में से ये गिना जाता है, ठीक है। जो भारत में राजनीतिक एकता का अभाव देखा गया उसके कारण। भारत में चांदी का सबसे पहला उपयोग किस सांस्कृतिक संदर्भ में पाया जाता है? वैदिक काल में, नवपाषाण संस्कृति में, मौर्य काल में, या फिर हड़प्पा काल में? तो भारत में चांदी का सबसे पहला उपयोग कहाँ पाया जाता है? तो नॉर्मल सी बात है, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति में देखने को मिला है, ठीक है। और यही बात यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से गहने मिले हैं, बर्तन के मोहरे वगैरह चांदी के भी प्रयोग देखने को यहाँ मिला है, ठीक है। और साथ साथ तांबे और कांसे का भी यहाँ व्यापक उपयोग किया जाता था, ठीक है। चांदी को गलाकर उसको गढ़कर अलग से नया डिजाइन और नया स्वरूप दिया जाता था, और उसके बाद लोग इसका यूज़ करते थे। निम्नलिखित में से कौन अपने पुरातात्विक योगदान गलत तरीके से मेल खाता है?
V.S. वकनाकर, ठीक है, B.S. वकनाकर भीमबेटका, J.S. मार्शल मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही है, दयाराम सैनी हड़प्पा बिल्कुल सही है, Y.D. शर्मा लोथल गलत है, ठीक है, Y.D. शर्मा लोथल गलत है। तो क्यों गलत है, ठीक है, गलत है तो क्यों गलत है? क्योंकि जो लोथल है, लोथल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो लोथल की खुदाई किसने किया था? S.R. राव ने किया था, ठीक, किसने किया था? S.R. राव ने किया था, S.R. राव ने किया था, ना कि V.D. शर्मा ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। दक्कन क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? देवगिरी में, दौलताबाद में, गुलबर्ग में या फिर वारंगल में? दक्कन क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये किया गया था देवगिरी में किया गया था, ठीक है, देवगिरी में किया गया था। और देवगिरी कहाँ पे है इस समय? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, देवगिरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और जब इस पे राजधानी बनाई गई थी तो उस समय कौन था शासक? रामचंद्र शासन के हुआ करते थे उस समय। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मुख्यतः नगरीय प्रकृति की थी, ठीक है, यह मुख्यतः नगरीय प्रवृत्ति की थी, बिल्कुल सही है। इसने चित्रलिपि का उपयोग किया था, इसने चित्रलिपि का उपयोग किया था, तो बिल्कुल यहाँ भी चित्र भी देखने को मिलता है। इसमें लौह औजार के हथियार का उपयोग किया गया था, नहीं, लोहे के ज्ञान प्राप्त थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन यूज़ नहीं हुआ था। गाय को मिट्टी की मूर्तियाँ और मोहरों के बार बार चित्रण किया गया है, तो जी नहीं, ये भी नहीं हुआ है। तो 1 और 2 ही सही है, बाकी ये 2 गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही किस में है? सी वाले ऑप्शन में है, सी आपका आंसर होगा। बाकी आगे चलते हैं। भारत में पाषाण युग की सांस्कृतिक युग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही वाले को बताना है। माइक्रोलिथ मेसोलिथ काल के विशिष्ट औजार में से है, बिल्कुल सही है। पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी, ठीक है, पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी, तो बिल्कुल हुई थी। कृषि का पहला प्रमाण बुर्जहोम से मिलता है, कृषि का पहला प्रमाण बुर्जहोम से मिलता है, तो बुर्जहोम से नहीं मिलता है, बल्कि पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है मेहरगढ़ से। कहाँ? अभी हमने पढ़ा भी है, मेहरगढ़ से मिलता है, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है, बाकी ये और ये सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 है ऑप्शन में, कहीं यहाँ पे है, ठीक है। भीमबेटका शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद जो सही होगा उसे बताना पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में ही है। इनमें मध्य पाषाण काल की चित्रकारी के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल देखने को मिलते हैं। इसमें नगरीय बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं, तो जी नहीं, इसमें नगरीय बस्तियों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसलिए ये गलत है, बाकी ये और ये सही है, तो 1 और 2 सही है। भारतीय इतिहास में वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही क्रम बताना है। प्रारंभिक वैदिक समाज एक पशुपालक समाज के रूप में हुआ करता था, तो बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक समाज में कृषक समाज बन गया था, जो उत्तर वैदिक समाज है वो कृषक समाज बन गया था, तो जी ये भी बिल्कुल सही है। प्रारंभिक वैदिक काल में लोहे का उपयोग बढ़ गया था, बकवास है। ऋग्वेदी में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, ये भी नहीं सही है। तो आपके कितने सही हैं? पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है,
बाकी ये वाला गलत है। तो 1 और 2 पे आंसर मानेंगे, आगे बढ़ेंगे। महमूद गजनवी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है और उसके बाद कौन सा कथन सही बताना है। उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने शाहनामा के लेखक फिरदौसी को संरक्षण भी दिया था, तो ये भी सही, ये भी सही है। यानी कि दोनों ही आंसर आपके सही हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है और सही आंसर को बताना है। सुल्तान एक मंत्री परिषद सहायता करती थी, तो बिल्कुल सही है। भू राजस्व प्रणाली को इक्तादारी कहा गया, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर बाजार नियंत्रण लागू किया था, तो ये भी सही है। दीवान एक रियायत के पद पर सैन्य समन्वय के लिए बनाया गया था, ये बकवास है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। बाकी ये और ये सही है आपका, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 2, 3 भी सही है, चौथा गलत है, ठीक है। और जो दीवान रियासत का पद है, ये बाजार नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था, ना कि सैन्य समन्वय करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। बाकी और के ऑप्शन सारे सही हैं, ठीक है। भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किसने किया था? ठीक है, फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। तो फारसी त्यौहार की नौरोज की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने किया था, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने। कब से कब तक था ये? तो ये था 1266 से लेकर 1278 ईस्वी तक ये रहा, ठीक है। और एक गुलाम वंश का एक प्रभावशाली शासक के रूप में इसे जाना भी जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। वह चिश्ती सूफी संत कौन थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को मिलने से मना कर दिया था? शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या फिर शेर हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है। कौन से ऐसे वो संत थे सूफी जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करने से मना कर दिया था? तो वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिया था। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें से जो सही हो वो बताना है। उन्होंने घर कर यानी कि गरी और चराई कर यानी कि चराई लगाया था। घर का कर जिसको गरी कहते थे और चराई कर जिसको चराई कहते थे लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, बिल्कुल सही है। उसने भूमि मापन द्वारा राजस्व निर्धारण की प्रणाली भी शुरू की थी, बिल्कुल सही की थी। राशन कार्ड जैसी सुविधाएं वितरण प्रणाली लागू की गई थी। मतलब आजकल के जो राशन कार्ड होते हैं उस जैसी एक व्यवस्था वहाँ पे उस समय उसने की थी, तो ये भी किया था। यानी कि सभी आपके ऑप्शन इसमें से सही है। जाति व्यवस्था का सबसे प्राचीनतम साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? अर्थशास्त्र से, मनुस्मृति से, ऋग्वेद से, या फिर शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, ठीक है। तो जाति व्यवस्था का सबसे प्राचीन साहित्य का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद कितना पुराना है? लगभग 1500 ईसा पूर्व पुराना है, ठीक है। चहुदड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद सही जो होगा वो बताना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। चहुदड़ों की बात हो रही है, क्या था ये? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। बंदरगाह तो यही नहीं था, लेकिन ये प्रमुख शहरों में से आता था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। यह एकमात्र नगर था जहाँ गढ़ या कि गढ़ नहीं था। ये एकमात्र नगर था जहाँ गढ़ नहीं था, ठीक है, जहाँ क्या नहीं था? गढ़ नहीं था। तो बिल्कुल
ये सही है। या घाघर नदी के तट पर स्थित था। चौधलो कहाँ पे स्थित था? घाघर नदी के तट पे स्थित था। लेकिन जो चौधलो है ये तो सिंधु नदी के तट पे था ना, ये सिंधु नदी के तट पे था, सिंधु नदी के तट पे था, ना कि घाघरा नदी के तट पे था। ठीक है, तो ये वाला विकल्प हो जाएगा। यह हड़प्पा सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी कि आपके सही कौन से हैं? ये वाला आपका बंदरगाह नहीं था, बल्कि एक प्रमुख नगरों में से केंद्र तो ये था ही, तो ये गलत था आपका। एकमात्र नगर जहाँ, हाँ ये सही था, और ये घाघर नदी के तट पे नहीं बल्कि सिंधु नदी के तट पे था, और ये भी सही था। यानी कि 2 और 4 आपके सही हैं, बाकी 1 और 3 गलत हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है? सही पूछा है। तो 2 और 4 कहाँ है? सी वाले ऑप्शन में है 2 और 4। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में होता है, और उसके संदर्भ में विचार करना है, और विचार करने के बाद जो सही है वो बताना है। यह युद्ध ब्रिटिशों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मीर जाफर ने सिराज से विश्वासघात किया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, सही कथन बताना है। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। क्या? हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था। कहाँ के? बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, हेक्टर मुनरो ने कहाँ किया था? बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था, ना कि प्लासी के युद्ध का, इसलिए ये गलत है। बक्सर का युद्ध कब होता है? ये होता है 1764 में होता है। ठीक है, बक्सर कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। बाकी ये वाला सही है, ये सही है, 1 और 2 सबके सही है। ये वाला डी ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। कारण और अभिकथन वाले क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया था, तो बिल्कुल सही है। उन्हें मंगोल आक्रांता चंगेज खान का प्रतिशोध का भय था, तो बिल्कुल चंगेज खान एक तो महान क्रूर शासक तो था ही, तो भय तो नॉर्मल सी बात रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? कथन ए और आर सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। ये आंसर मारेंगे, आगे चलेंगे। इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। अकबर की सुधार नीतियों के संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, और उसके बाद जो सही होगा वो बताना है। अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगाए गए जजिया कर समाप्त कर दिया था, बिल्कुल कर दिया था। दीन इलाही नामक एक समान्वय धर्म की स्थापना किया था, बिल्कुल किया था। धार्मिक बहसों के लिए इसने इबादत खाना की शुरुआत की थी, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, इबादत खाना की शुरुआत इसने की थी, कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो ये वाला सही है। वंशानुगत मनसबदारी प्रणाली लागू थी, तो नहीं थी। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली लागू नहीं थी, ये गलत है, लागू ये बता रहा है। ठीक है, तो ये वाला सही है, ये सही है, और पहला भी सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? 4 को छोड़ के बाकी सभी सही हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन में एक के साथ। ठीक है, अकबर की बात हो रही है। ठीक है, अकबर की बात हो रही है, तो इसका कार्यकाल एक बार रिवाइज कर लो। कब से कब तक था? 1556 से लेके 1605 तक था। ठीक है, और इसको मेन रूप से धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक नवाचारों के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिकथन और कारण। भक्ति और सूफी आंदोलनों के कर्मकांड और जातिवाद को चुनौती दी। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने कर्मकांड और जातिवाद को चुनौती दी थी, तो बिल्कुल दी थी। दोनों आंदोलनों ने ईश्वर के प्रति सीधी भक्ति और मानव समानता पर बल दिया था, तो ये भी कहीं ना कहीं था ही, इसमें शामिल था भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों में। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, और दोनों सही भी हैं। तो आंसर क्या होगा? ए आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, भक्ति आंदोलन हम जानते होंगे कि जो भक्ति आंदोलन है और सूफी आंदोलन ये मध्यकालीन भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों में से हैं, आप लोग जानते ही होंगे। और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो कर्मकांड होते थे समाज में, जातिवाद का फैली हुई थी, पंडित और मौलवियों का जो कि वर्चस्व फैला हुआ था, जो कि कुछ भी बता के बहला फुसला जनता को वो अपनी बात बनवा लेते थे,
तो इन सब चीज़ों को चुनौती देना था। और मेन चीज़ें इसमें जो मेन किरदार थे वो कबीर थे, मीराबाई थे, तुकाराम जैसे लोग थे। और साथ में अगर चिश्ती में देखा जाए, ठीक है, वो सूफ़ी में देखा जाए तो इसमें निजामुद्दीन औलिया बहुत फेमस हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती भी थे, ठीक है। तो इस तरह के लोगों ने मतलब आगे इस आंदोलन को, भक्ति और सूफ़ी को दोनों की को आगे लिया और समाज को एक रास्ता दिखाया। यहाँ पे कुछ यात्री दिए गए हैं और उनसे संबंधित ग्रंथ दिए गए हैं, ठीक है, और उनको मैच करना है। हेनसांग, हेन्स कार्य सम्मत, ठीक है, मार्को पोलो, फाहियान और इब्न बतूता, ठीक है। तो पहले हेनसांग जो कि वो भारत की यात्रा उसने की थी, कब की थी? हर्षवर्धन के काल में की थी, आपको ध्यान होगा। तो मैंने जो टेस्ट सीरीज पिछले कराई हैं, चाहे बिहार पीसीएस का हो चाहे यूपी पीसीएस का हो, उसमें भी हर्षवर्धन के बारे में अच्छे से बताया है। और जो भी है, देखिए टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये नहीं होता कि आप जो टेस्ट सीरीज़ है उस पर जो थंबनेल लगा होता है कि यूपी पीसीएस का टेस्ट है, बीपीएससी का टेस्ट है, तो वो तो टेस्ट उसी का है ही। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि अब ये सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ये सब ये क्या बीपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे या फिर किसी और पीसीएस या यूपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे? सब में पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो सबके लिए सेम होता है। तो आप ये ना देखिए कि इसका पर्टिकुलर का है, इसका पर्टिकुलर का है। आप सभी टेस्ट को देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेंगी जो कि सारे एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है ना। तो हाँ, हम यहाँ था हेनसांग, ठीक है। तो जो हेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और उसने अपने यात्रा वृतांत भी लिखा था, जिसको सीयूकी का नाम दिया गया था, ठीक है, सीयूकी का नाम दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे है हर्षवर्धन काल में, तो हर्षवर्धन यहाँ पे है। अब बात करते हैं इब्न बतूता की, ठीक है। तो इब्न बतूता लगभग ये तुगलक के शासनकाल में आया था। कौन से तुगलक के? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बात आता है। और इसने अपनी एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम रेला था, ठीक है। रेला इसने पुस्तक लिखी जिसमें भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उसमें इकट्ठा थी और एक वो बाद में जाके उभरा तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। मार्को पोलो फेमस यात्री, ठीक है। मार्को पोलो काफ़ी फेमस थे और आजकल दिल्ली में डीटीसी जो बसें हैं वहाँ पे मार्को पोलो भी लिखा होगा, ध्यान दिया होगा आपने, देखा होगा जो दिल्ली वाले हैं। तो मार्को पोलो एक्चुअली में क्या था, काकतीय दरबार में आया था। काकतीय मतलब तो जो वारंगल के राजा हो गए थे उनके दरबार में आया था और उस समय जो रुद्रमा देवी थी उनके अधीन वो काकतीय वंश अपना शासन कर रहा था, ठीक है। तो ये रुद्रमा देवी के दरबार में एक तरह से आए थे काकतीय वंश के, ठीक है। तो काकतीय दरबार आया गया मार्को पोलो से। अब बाकी बचा फाहियान। तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो फाहियान नॉर्मल सी बात है, गुप्त काल में आए थे, ठीक है। फाहियान कौन था? एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, ठीक है। और गुप्त काल के दौरान ये भारत आता है और इसने बौद्ध मठ और जो परंपराएं हैं उसका उल्लेख अपनी बुक में किया है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आप देख लेंगे। आगे चलते हैं। ये कुछ राजवंश दिए हैं और उनकी राजधानियाँ हैं, उनको मिलाना है, ठीक है। राजधानी और राजवंश दिए हैं, उनको मिलाना है। पहला क्या है? गुलाम वंश, ठीक है। पहला क्या है? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना, पहली बात तो जानना जरूरी, आगे है तो जान ही लेते हैं। कई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे तो ये पूछा गया है, टेस्ट सीरीज है, बाकी एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। तो थोड़ा एक ब्रीफ जानकारी भी लेना जरूरी है ना। तो गुलाम वंश का स्थापना पहली बात तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करते हैं और इसने राजधानी दिल्ली को बनाया था अपना। कहाँ बनाया था? दिल्ली को बनाया था, ठीक है। दिल्ली को राजधानी बनाता है तो एक कहाँ गया? दिल्ली आएगा। उसके बाद बात करते हैं हर्षवर्धन की, ठीक है। हर्षवर्धन की बात करते हैं। तो जो हर्षवर्धन है इसकी प्रारंभिक जो राजधानी है वो थानेसर थी, ठीक है, जो कि वर्तमान में हरियाणा के क्षेत्र में आता है, ठीक है। लेकिन बाद में इसने कन्नौज को भी केंद्र बना लिया था, ठीक है। तो कन्नौज तो इसमें नहीं है, बाकी थानेसर है तो इसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये HR में है। उसके बाद विजयनगर, ये सब तो आप जानते होंगे। विजयनगर, हम्पी, ठीक है। विजयनगर की राजधानी कौन सी है? हम्पी है, ठीक है। जो कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तुंगभद्रा जो नदी है उसके किनारे स्थित है। और बहमनी सल्तनत, तो ये एक ही ऑप्शन बच रहा है, गुलबर्गा, ठीक है। तो बहमनी जो संप्रदाय था, सल्तनत थी, उसकी प्रारंभिक राजधानी गुलबर्ग थी और उसके बाद उसने बीदर को भी अपनी राजधानी बीदर में स्थानांतरित कर लिया था। तो बाकी जो ऑप्शन में वो देख लेंगे, बाकी यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हुई और आपकी वैल्यूएबल वीडियो होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेट मिलता है
आपको देख रहे हैं वीडियो लंबी कितनी होती है, और इसके लिए तो एक्सप्लेन करना काफ़ी थोड़ा टफ हो जाता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा पसंद आती है तो, ठीक है, हमें भी थोड़ा उत्साहित होने का मौका मिलेगा। उसके बाद क्या है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी कि दूसरा सिकंदर बोला था? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर बलबन ने ऐसा कहा था? ठीक है, तो दूसरा सिकंदर खुद को घोषित किसने किया था? तो ये क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, क्या हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी जो कि अपनी सैन्य शक्ति और विजय अभियानों के कारण खुद को सिकंदर ए सानी यानी कि दूसरा सिकंदर की उपाधि उसने दी, और उसके बाद उसने मंगोल आक्रमणों को भी रोका, दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार काफ़ी किया, और कठोर और आर्थिक एवं सैन्य सुधार भी उसने लागू किए थे उस समय की प्रशासन व्यवस्था में। ठीक है, वह कौन सा मुगल बादशाह थे जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी और जो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन भी दिया था? ठीक है, तो सबसे पहला नाम अकबर ही है। ठीक है, अकबर ने ही ऐसा किया था। ये भी मैंने टेस्ट सीरीज में करवाया है, जो बिहार विशेष टेस्ट सीरीज था उसमें ये क्वेश्चन करवाया है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अकबर है वो एक समाजी सुधार के अंतर्गत उसका नाम लिया जाता है। जब भी बात होती है तो उसकी रिफॉर्मों की बात जरूर की जाती है, जैसे कि उसने सती प्रथा पर रोक लगाया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया, जजिया कर की समाप्ति कर दी, इबादत खाना की स्थापना करवाया। ठीक है, तो इसलिए उसको सुलह कुल की नीति के द्वारा भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला एक राजा मुगल काल में अकबर को मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। और बाबर ने बारूद और तोप खाने की शुरुआत की। किसने किया? बाबर ने बारूद और तोप खाने की शुरुआत की थी, तो बिल्कुल की थी। उसने तकनीक के मंगोलों से सीखेगा, तकनीकें उसने मंगोलों से सीखी थी। ठीक है, मंगोलों से नहीं सीखी थी, बल्कि उसने उस्मानी जो तुर्क थे उनसे सीखी थी। ठीक है, उस्मानी तुर्क से उनसे सीखी थी। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जब गलत है तो मेल खाएगा नहीं, यानी कि ए सही है और आर गलत है। आंसर क्या है? सी। आगे चलते हैं। यूरोपीय और कुछ उनके योगदान थे, उनको देखना है और बाकी यहाँ पे मिलाना है। तो सबसे पहले इस आंसर में देखते हैं, तो डी का तो 4 होगा ही। ठीक है, बाकी मैं तो बताऊँगा, मैं ऑप्शन देखा तो ये पता लग गया, तो बता रहा था। तो पहली बात, तो वास्को डी गामा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा कब आता है? 1498 में। नहीं दिख रहा होगा आपको, आई थिंक पेन ही चेंज कर लेते हैं। तो वास्को डी गामा कब आता है? 1498 में आता है। ठीक है, भारत आता है कहाँ पे? केरल में आता है। वो केरल में कालीकट में पहुँचता है। ठीक है, और वो भारत का जो समुद्री मार्ग खोजने वाला वो पहला व्यक्ति बन गया था पूरी दुनिया में। ठीक है, जिसने भारत को रास्ता खोजा था। आप लोग कई बार पढ़ते हैं भारत को खोजा, तो भारत कहीं गुम थोड़ी था, भारत तो वहीं पे था, बस वहाँ का रास्ता नहीं पता था। तो भारत को खोजा नहीं, भारत का रास्ता आने का रास्ता खोजा था। ठीक है, तो क्या खोजा इसने? वास्को डी गामा ने क्या? भारत की पहली यात्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क कौन था? ये पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पढ़ा हुआ आपने। और 1510 में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो नहीं, ये नहीं, हाँ नहीं, ये ठीक है। और अल्मेड़ा, तो अल्मेड़ा को ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था समुद्री नियंत्रण को अपने रणनीतिक केंद्र में करने के लिए। ठीक है, तो अल्मेड़ा को ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। और जॉर्ज टोरनो को, ये तो आंसर में यहाँ ही दिया गया था, तो कलकत्ता की स्थापना के लिए जाना जाता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे जॉर्ज टोरनो के बारे में कि 1690 में, ठीक है, कलकत्ता की स्थापना करता है ये। बाकी यहाँ पे देख लेंगे कौन सा सही है। आगे चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, पेन चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ स्थान दिए हैं और यहाँ पे वर्तमान राज्य इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, रोपड़ इसमें कहाँ है? रोपड़ कहाँ है? तो ये पंजाब में है। इस समय कहाँ है? पंजाब में स्थित है। और ये हड़प्पा काल में उत्तर हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है।
कालीबंगा कहाँ है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कहाँ पे है, राजस्थान में ही है, ठीक है। यहाँ से सिंचाई युक्त कृषि के साधन और अग्नि की वेदियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। दैमाबाद कहाँ पे है, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। सामने देख रहे हैं तो आप लोग सामने है, नहीं, दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ से कस रथ वगैरह धातु की बहुत सारी चीज़ें मिली थी। मांडा, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक। और यहाँ की सबसे उत्तरी सीमा को दर्शाता है ये मांडा, जम्मू कश्मीर की। बाकी यहाँ पे देख लेंगे, आगे चलते हैं। कथन 1 और कथन 2, 40 का समूह यानी कि चहलगामी बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। क्या देखते हैं। अभी बलबन ने बाद में चहलगामी को समाप्त कर दिया और ताकि राज सत्ता को सुदृढ़ किया जा सके, मतलब समाप्त करने की वजह थी कि जो राज सत्ता थे उसको सही से किया जाता है, उसमें सही पूछा गया है, ठीक है। तो पहली बात तो जो चहलगामी है ये बलबन ने नहीं किया था, तो बलबन ने नहीं किया तो किसने किया था, तो ये किया था इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने किया था, तो पहली बात तो यही गलत है, ठीक है। लेकिन हाँ, बलबन ने इसको चहलगामी को समाप्त जरूर कर दिया था, और ठीक है, तो ये वाला सही है, बाकी ये गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा, होगा जो चहलगामी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी, ना कि बलबन ने की थी। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय उच्चायुक्त का पद का प्रस्तुत किया था, इंडियन हाई कमिश्नर का पद प्रस्तुत किसने किया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। तो इंडियन हाई कमिश्नर का जो पद है उसको सबसे पहले किसने दिखाया था, तो ये 1919 भारत सरकार के अधिनियम में दिया गया था, जिसको मोंटेग्यू चेन्स ऑफ सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से पेन चेंज करने का टाइम आ गया। यहाँ पे कुछ सूफी सिलसिला दिया हुआ है और यहाँ पर उसके संस्थापक दिए गए हैं, ठीक है। तो पहली बात करते हैं चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, या चिश्ती सिलसिला जो भी कह लीजिए। तो भारत में इसकी स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती करते हैं, ठीक है। और यह एक तरह से प्रेम, सहिष्णुता, सेवा और संगीत आधारित भक्ति पर केंद्रित हुआ करता था। अजमेर और दिल्ली में इसके प्रमुख केंद्र उसमें बनाए गए थे। तो चिश्ती पहले कौन था, ख्वाजा मोइनुद्दीन, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। उसके बाद सुलावर्दी की बात करते हैं, ठीक है। तो सुलावर्दी क्या कि इसकी जो स्थापना है वो बहाउद्दीन जकारिया ने किया था, और यह राजनीतिक और औपचारिक प्रवृत्ति के सूफी आदेशों का पालन करता था। विशेष रूप से जो मुल्तान का क्षेत्र है वहाँ ये प्रभावी रहा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, बहाउद्दीन जकारिया। उसके बाद कादरी की बात करें तो कादरी सिलसिला, इसकी स्थापना अब्दुल कादिर जैलानी करते हैं। कहाँ करते हैं, बगदाद में करते हैं, ठीक है, बगदाद में करते हैं। और बाद में भारत तक पहुँचता है और समाज सेवा और लोगों पर दया भाव करके, मतलब दया भाव नहीं, मतलब लोगों के साथ परोपकार करके केंद्रित रहा। उसके बाद नक्शबंदी, तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो ख्वाजा बहाउद्दीन होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी यहाँ पे देख लेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। लगता है पेन चेंज नहीं कर सकते हैं क्या, वही क्वेश्चन, हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। उसके बाद बात आते हैं मीर बख्शी पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो मीर बख्शी क्या था, सैन्य का प्रमुख था। किसके सैन्य का प्रमुख था, मुगल प्रशासन के काल की बात है ये, ठीक है। या सैन्य भर्ती, वेतन निर्धारण और मनसबदारी व्यवस्था का रिकॉर्ड रखने का प्रबंधन करता था ये, ठीक है। तो मीर बख्शी सैन्य भर्ती से संबंधित है, मैं एक ही दिया है तो यही करेंगे ना। उसके बाद दीवान रियासत, ठीक है, दीवान रियासत, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था, ठीक है। और क्यों किया था, बाजार को नियंत्रण करने के लिए था, मूल्य तय करने के लिए, ठीक है। जो कि जमाखोरी होती थी, कालाबाजारी होती थी, उसको रोकने के लिए किया था, ठीक है। तो दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था बाजारों को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, बाजार रिफॉर्म के लिए। तो सामने ही दिया हुआ है। वाकिया नवीस, तो वाकिया नवीस क्या था, एक गुप्तचर व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था हुआ करती थी।
और संवाददाता भी होते थे, ठीक है, जो कि दैनिक गतिविधियों को और प्रांतीय खबरों को दस्तावेजीकरण करते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मतलब जो गुप्तचर व्यवस्था होती थी, ठीक है, दरबार और गतिविधियों को ये लोग खबरों को दस्तावेज करते थे, यानी कि रिपोर्टर करते थे, रिपोर्टर काम करते थे, तो न्यूज़ रिपोर्टर कह सकते हैं, ठीक है। कोतवाल, ठीक है, तो कोतवाल तो आज भी आप जानते हैं, कोतवाल के नाम से आप ये मैच कर सकते हैं, सामने ही लिखा हुआ नगर पुलिस। उस समय भी कोतवाल को नगर पुलिस अधिकारी होता था और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता था। अब आप सोच रहे होंगे मैंने भी 3 क्वेश्चन लगातार ये वाले किए हैं, ये वाले किए हैं, ठीक है, यहाँ भी किया है, ये वाले भी किए हैं, इधर भी हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आपको इतना आता है क्या, यही सोच रहे होंगे ना, आपको इतना आता है क्या। तो जी नहीं, मैं भी कोई रोबोट नहीं हूँ, इंसान हूँ। इतना तो नहीं आता, लेकिन ये मैं खुद को लाया हूँ। आई मीन कि मैंने पहले इसको पढ़ा है अच्छे से, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हर चीज़ पढ़ा है, तब मैं आपको बता रहा हूँ, और उसको एक सरल वे में बता रहा हूँ, जैसे कि किताबों में या फिर टेस्ट सीरीज के आंसरों में लिखा होता है उस तरह से नहीं बता रहा हूँ। ये मैं पढ़ने के बाद अपने शब्दों में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग जान रहे हो कि मुझे सब आता है, नहीं, मुझे नहीं आता इतना, आई एम वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, नहीं आता। ये मैंने खुद पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, फिर आपको बता रहा हूँ, अपने शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि लोगों के मन में ऐसा कुछ भाव है, तो मैंने ही बता दिया, सही रहेगा, क्योंकि पारदर्शिता ज़रूरी है, कोई भी चीज़ हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। जहांगीर ने अपने शासनकाल में जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है, जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। तो पहली बात तो जहांगीर ने शासनकाल में जब्ती प्रणाली की शुरुआत नहीं की थी, ठीक है। जब्ती की प्रणाली की शुरुआत कौन करता है, अकबर करता है, अकबर करता है, ना कि जहांगीर करता है। तो ये पहले ही गलत है। जब्ती प्रणाली की भूमि मापन और फसल उत्पादकता पर आधारित थी, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जहांगीर ने नहीं करता है, बल्कि अकबर करता है जब्ती प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। तो आंसर में क्या होना चाहिए, एक सही पूछा है तो ओनली बी सही होना चाहिए, बाकी एक तो गलत है। क्यों गलत है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या फिर कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अगर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें, ठीक है, तो ये एक्चुअली में दमनकारी कदमों में से एक था अंग्रेजों के, जो कि लॉर्ड लिटन का, लॉर्ड जो लिटन है उसने पारित करवाया था। तो ऐसे इसका आंसर तो आपका बी होगा, ठीक है। बाकी इसका उद्देश्य बहुत ही कह सकते हैं नेगेटिव था, क्योंकि जो भारतीय भाषाएं थी और समाचार पत्र थे उनको इसने नियंत्रित कर दिया, खासकर उन पर जो ब्रिटिश नीति की आलोचना करते थे, ठीक है, उसको इसने नियंत्रित कर दिया और सिमट दिया। और इस अधिनियम में सरकार ने यह अधिकार मिला कि जो प्रेस और कागज़ प्रकाशक वगैरह होते हैं उनको जब्त भी कर सकती थी बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, मतलब जब्त भी कर लेगी और आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये अभिशाप के रूप में देखा जाता है, और इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता का दमन हुआ, बहुत सारी चीज़ें इस जो एक्ट है इसमें प्रभावित थी, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन काल में आया था। आगे चलते हैं। रैयत वाली व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, बंगाल में, बॉम्बे, मद्रास में, पंजाब में या फिर अवध में, ठीक है, कहाँ लागू की गई थी। तो ये किया गया था बंगाल में, किया गया था, नहीं बंगाल में नहीं, एक्चुअली में बॉम्बे और मद्रास, हाँ ठीक है, बॉम्बे और मद्रास में हुआ था, ठीक है, बॉम्बे मद्रास में हुआ था। रैयत वाली की बात हुई थी ना, हाँ। तो रैयत वाली व्यवस्था की शुरुआत पहली बात तो किसने किया था, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने किया था, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में किया था, और साथ में बम्बई प्रेसिडेंसी में भी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए मद्रास और बम्बई आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होगा कि जो सीधा कर संग्रह है वो किसानों से किया जाता था, ठीक है, किसानों से किया जाता था, और जमींदारों को कोई भी भूमि का इसमें नहीं होती थी, ठीक है। आगे चलें।
बस जो बताने वाला था इम्पोर्टेंट बता दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसको बताना पड़ेगा। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग के विरोध में शुरू किया गया था। तो बिल्कुल सही है। इसमें सरकारी स्कूल और उपाधियों को बहिष्कार शामिल किया गया था। तो बिल्कुल सही है। इसे अचानक चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया गया। तो बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि सभी सही हैं। ठीक है, सभी सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही सही हैं। एक्चुअली में जो असहयोग आंदोलन है ये होता है 1920 से 22 तक होता है। ठीक है, तो इसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है। नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते हैं। और ये एक तरह से पहला जन आंदोलन था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत मुद्दा उठा, रोड एक्ट जैसे उत्पीड़न कानून के विरोध में ये सब शुरू किया गया था। ठीक है, बाकी इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, जो भी सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसने महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था। 1919 की बात हो रही है। ठीक है, महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था। इसने इसने केंद्रीय द्विसदनीय विधायिका को स्थापना की थी। ठीक है, तो द्विसदनीय विधायिका की तो स्थापना की बात इसमें कही गई थी। ठीक है, तो पहली बात तो महिलाओं की बात है, तो महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था इसमें। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी और 1 और 3 आपके सही हैं। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं इस बारे में। एक्चुअली में 1919 को मोंटेगू चर्चा सुधार के नाम से जाना था, ही तो आप जानते होंगे। इसमें क्या हुआ, प्रांतीय स्तर को द्वैत शासन प्रणाली लाने की बात कही, जिसमें 2 भागों में बांटे जाने की बात हो गई थी। एक तो हस्तांतर विषय और दूसरा आरक्षित विषय। हस्तांतर विषय में क्या था कि शिक्षा कृषि को रखा गया। ठीक है, और जो आरक्षित विषय थे जैसे कि वित्त पुलिस विभाग वगैरह, तो इनको इस विषय आरक्षित विषय में रखा गया था। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जो भारतीय और अंग्रेज अधिकारी हैं उनके बीच काफ़ी टकराव पैदा होता है। नॉर्मल सी बात तो होनी है। और रही बात केंद्रीय द्विसदनीय व्यवस्था की बात करें, तो इसमें क्या था कि ये 2 सदनों पर थी, जिसकी राज्य परिषद और विधान परिषद। ठीक है, तो उस पर थी। और इसमें जो सदस्य होते थे वो आंशिक रूप से चुने गए थे। ठीक है, और आंशिक रूप से नामित भी होते थे। मताधिकार इसमें सीमित था, केवल संपत्ति, शिक्षा और आय पर आधारित था। ठीक है, और रही बात तो मैंने बता दिया, इसमें महिलाओं को मताधिकार नहीं प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। 1905 के बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। जी बिल्कुल सही है। विभाजन में हिंदुओं मुसलमानों को विभाजित करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए गए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, किया ही गया था। तो दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी समझ गए हैं। लॉर्ड रिपन ने भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। तो बिल्कुल कहा जाता है। उन्होंने 1883 में इल्बर्ट बिल पेश किया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल पेश किया था। तो पहली बात तो जो इल्बर्ट बिल है, ये मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको। ठीक है, 1843 में आता है। और ये न्यायाधीशों, जो एक अलग विधिक प्रस्ताव था, जो कि भारतीय नागरिक न्यायाधीशों को यूरोप में जो आरोपी हैं उन पर न्याय देने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये भी हद तक सही है, लेकिन इससे कोई इसका संबंध नहीं बनता है। तो सत्य दोनों हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रहे हैं। तो ए और दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, बी को आंसर मानेंगे, आगे चलेंगे। ये कुछ नेता हैं और उनकी पहल है। ठीक है, पेन बदलने का टाइम आ गया है। तो CR दास, ठीक है, CR दास, ये इन्होंने क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, 1923 में। ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू मिल गया। ठीक है, उसके बाद आती भगत सिंह। तो इनको कौन नहीं जानता, इन्होंने HSRA की स्थापना की थी, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना
करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो भगत सिंह का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये 1916 में होम रूल की शुरुआत करते हैं, इनको जाता है, तो होम रूल तो सामने दिया हुआ है। और बाकी बचता एक अभिनव भारत, तो ये विनायक सावरकर जी करते हैं 1904 में, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेंगे आप, उपयोग सही बताना है। 1857 क्रांति के बारे में पूछा गया है। इस या सैन्य असंतोष से शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने भागीदारी थी, नॉर्मल सी बात है। इसे ब्रिटिश भारतीय बुद्धिजीवों का संगठन समर्थन मिला, बिल्कुल नहीं मिला। ये कहाँ मिला था, ये तो नहीं पता था। तो एक और दो सही है, बाकी आगे चलते हैं। कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, बिल्कुल ले लिया था। गांधी जी ने गांधी रिविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति जताई थी, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, और व्याख्या भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, 50 क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि अब से 3 पार्ट में आपकी वीडियो आएंगी। थोड़ी जो एक्सप्लेन करना होता है तो वीडियो एक्चुअली में ज़्यादा लंबी हो जाती है, और इसलिए फिर एक ह्यूमन लिमिट भी है थोड़ी, तो इसलिए अब इसको 50-50 क्वेश्चन करके 3 पार्ट में हम पूरा टेस्ट कवर कर लेंगे। और ये नहीं कि आपको आज मिलेगा, आज के 4 दिन बाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। लगातार आपको एक टेस्ट करके 1 से 2 दिन में आपको क्लियर सारी चीज़ें मिल जाया करेंगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और सजेशन के लिए कमेंट में ओपन है, आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के। थैंक यू सो मच।